सो हेलो, वेलकम बैक। और अब फ्लूइड के इस नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इस पॉइंट पे अब हम बात करने वाले हैं एक नए थ्योरम की। इस थ्योरम का नाम है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स ने ना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से रिसर्च किया था। विस्कोसिटी पे बात करने के बाद स्टोक्स के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा सही हो जाता है, थोड़ा एक्सेप्टेबल हो जाता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छी रिसर्च की है और काफ़ी अच्छी बात की है चीज़ों को लेकर के। अब स्टोक्स ने क्या समझाया था? स्टोक्स ने समझाया था कि क्या करो कि एक लिक्विड ले लो, ठीक है। अब ये लिक्विड एक कंटेनर में भरा हुआ है और एक स्पेरिकल बॉडी ले लो। अब एक स्पेरिकल बॉडी को जब इसके अंदर डुबाओगे तो ये स्पीयर क्या करेगा, नीचे की तरफ भागना शुरू कर देगा। नीचे की तरफ क्या होना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। ये वाटर या फिर जो भी फ्लूइड तुमने इसके अंदर भर रखा है, ये फ्लूइड क्या करने वाला है कि इसके ऊपर एक टाइप ऑफ फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स डालेगा जो इसको ऊपर नहीं आने देगा। वो टाइप के फोर्स को हम क्या बोलने वाले हैं, विस्कस फोर्स डालना शुरू कर देगा, ठीक है। एक टाइप का विस्कस फोर्स इसके ऊपर डालना शुरू कर देगा। ये विस्कस फोर्स जो इसके ऊपर डेवलप कर रहा है, उससे इस स्पीयर की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, या फिर इसके ऊपर कितना विस्कस फोर्स ये लिक्विड डालने वाला है, वगैरह वगैरह जैसी बहुत सारी बातें इसके अंदर स्टोक्स ने हमको हल्का फुल्का बताने में हेल्प की थी। अब थोड़ी बातें हैं इसके ऊपर हमको समझने वाली बात है कि अगर इसको ध्यान से देखा जाए, इस स्पीयर को कंसीडर किया जाए, तो इस स्पीयर को ध्यान से देखोगे तो स्पीयर को सबसे पहले देखने के बाद हमको इसके कुछ पैरामीटर्स के बारे में समझना पड़ेगा कि स्पीयर का सबसे पहले तो रेडियस है। रेडियस जितना बड़ा रहेगा, एरिया उतना ज़्यादा रहेगा। जितना एरिया ज़्यादा रहेगा उतना विस्कस फोर्स क्या हो जाने वाला है, बढ़ जाने वाला है। फ्रिक्शन के साथ ऐसा नहीं था। फ्रिक्शन सॉलिड का पार्ट था। फ्रिक्शन के साथ क्या हो रहा था कि उसका एरिया से कुछ खास लेना देना नहीं था, कितना एरिया पड़ रहा है। अगर कोई भी सरफेस ले लो, वर्टिकल रखो, हॉरिजॉन्टल रखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है फ्रिक्शन को उसके अंदर। लेकिन विस्कस फोर्स जो है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। विस्कोसिटी, जो दबाव इसके ऊपर डालने वाले, जो लिक्विड इसके ऊपर फ्रिक्शन डालने वाला है, जो रेजिस्टेंस इसके ऊपर पड़ने वाला है, उसका जो है इसके एरिया से फर्क पड़ेगा। और इसका एरिया खुद किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से नीचे मूव करने वाला है। वो वेलोसिटी को हम नाम दे देने वाले हैं थोड़ी देर के लिए, वी नाम दे देने वाले। और फ्रिक्शनल फोर्स या फिर जो रेजिस्टिव फोर्स इसके ऊपर पड़ रहा है, वो फोर्स को हम नाम दे देने वाले हैं एफ। तो उन्होंने इससे एक रिसर्च की थी। उन्होंने क्या फाइंड आउट किया था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अंदर डेवलप हो रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस एंड वेलोसिटी। ये तीन चीज़ों को वो क्या था, डायरेक्ट। जितना ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे जाएगा उतना ज़्यादा फोर्स डेवलप करने वाला है, जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ज़्यादा फोर्स डेवलप करेगा, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स इस केस में क्या होने वाला है, डेवलप होने वाला है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया जाए तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट वैल्यू जो है कॉन्स्टेंट, उसको लिख दिया जाता है 6 पाई ईटा आर एंड वी। यहाँ पे हमको थोड़ी बहुत बातें एक्स्ट्रा लिख लेनी पड़ती हैं। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर, ठीक है। सेकेंड वैल्यू वी इज द वेलोसिटी ऑफ द स्पीयर, ठीक है। ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड एफ इज फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। उसका ना 6 पाई के अंदर क्या हो गया, तुम्हारा कांस्टेंट हो गया। फिर से वही कहानी होने वाली, तुमको इन चार में से कोई एक वैल्यू गायब दी होगी और तुमसे पूछ लेंगे कि ये कितने वैल्यू से नीचे जा रहा है, कितना फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है, कितना रेडियस डेवलप हो रहा है। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह डेवलप हो सकते हैं। अब ये बात तो हमको समझ में आती है, लेकिन इसके बाद उन्होंने जिसके बारे में बात की थी वो थी टर्मिनल वेलोसिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट पर। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, क्यों है, और इस पर इतनी चर्चा की जरूरत है, तो इसी फ्रेम के अंदर देखने की कोशिश करोगे तो हमारा जो स्पीयर है, वो स्पीयर क्या है, कंटिन्यूसली नीचे एक्सेलरेट हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। जी, समझने वाली बात है। दूसरा, इसके ऊपर क्या है कि इसका कुछ ना कुछ मास है mg, तो ऊपर की तरफ से एक फोर्स आ रहा है। इस फोर्स को तुम क्या नाम दे दोगे, mg दे देने वाले। नीचे से रेजिस्टिव फोर्स है कुछ ना कुछ, नीचे से जो रेजिस्टिव फोर्स है उस फोर्स को मैं नाम दे देने वाला हूँ विस्कस फोर्स। और बल्क की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोला करते थे, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट के बारे में दूसरे लेक्चर वीडियोस के अंदर काफ़ी बात हुई होगी, तो अपथ्रस्ट के ऊपर बात होगी थोड़ा बहुत और उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा प्रॉपरली। तो इसको क्या बोलना स्टार्ट कर देंगे लोग, अपथ्रस्ट बोलना स्टार्ट कर देंगे। अपथ्रस्ट कुछ नहीं होता है, mg जैसे बताऊंगा मैं। अपथ्रस्ट के बारे में अच्छे से आपको पता चलेगा। और रेजिस्टिव फोर्स है, बॉइंट फोर्स है, जैसे शिप नीचे की तरफ नहीं डूबती है। कंटेनर्स होते हैं उनको दबाओ तो नीचे नहीं डूबता, क्योंकि वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। उतना वाटर डिस्प्लेस होगा तभी वो ऊपर आएगा, तभी वो नीचे जाएगा, वगैरह वगैरह वाली बड़ी लंबी कहानी है इसके अंदर। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है,
तो टर्मिनल वेलोसिटी कुछ नहीं है, ये तुम्हारा स्पीयर जो है ना एक पॉइंट पे क्या करेगा कि अंदर जाएगा, कंटिन्यूसली एक्सेलरेट होता रहेगा। मतलब एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v1 थी, एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v2 थी, एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v3 थी, और वेलोसिटी जो थी वो कंटिन्यूसली क्या हो रही थी, इंक्रीज होते चली जा रही थी, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद वेलोसिटी कैसी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। आगे जो नीचे से रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं, जो नीचे का विस्कस फोर्स है, जो नीचे से अपथ्रस्ट है, वो ऊपर से बढ़ती हुई वेलोसिटी को रोक तो नहीं पाता, लेकिन उसको क्या कर देता है, उसको कांस्टेंट कर देता है। मतलब 15 की स्पीड से निकला 15, 16, 17, 20, 25 क्या, पर 25 से ज़्यादा स्पीड गेन नहीं कर पा रहा है। 25 पे उसकी स्पीड क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। ये जो कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसके अंदर क्या हो जाएगा कि ये टर्मिनल वेलोसिटी पे कांस्टेंट हो जाएगा। वो पॉइंट जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो गया या कांस्टेंट हो गया, वो पॉइंट में मुझको लगता है कि डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना कि अपवर्ड, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ डाउनवर्ड फोर्स जितने भी हैं विल बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस। अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स कौन सी काम कर रही है, mg काम कर रहा है, ठीक है। अपवर्ड फोर्स कौन कौन काम कर रहा है, विस्कस फोर्स काम कर रही है, ठीक है। प्लस कौन काम कर रहा है, अपथ्रस्ट काम कर रहा है, अपथ्रस्ट काम कर रहा है mg, ठीक है। मास को क्या लिखा जा सकता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी g, प्लस विस्कस फोर्स अभी हम लोगों ने फाइंड आउट कितना है, 6 पाई ईटा आर वी, प्लस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट के बारे में तुम लोगों को बताता हूँ, पहले इसको ध्यान से देखना, इक्वालिटी का थोड़ा सा गड़बड़ है, प्लस अपथ्रस्ट। इसको अभी अपथ्रस्ट को तुमको ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड है इस केस में। वॉल्यूम स्पीयर है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6 पाई एच आर वी। पाई नहीं है, ईटा है, ईटा भाई पाई ही है, ईटा को एच लिख दिया मैंने, ठीक है, ईटा। प्लस अपथ्रस्ट की वैल्यू हो जाने वाली है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी, ठीक है। अपथ्रस्ट की वैल्यू की ये हो जाने वाली। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं उस तरफ लेकर के चले जाता हूँ। कांस्टेंट में देखो मेरे पास कॉमन निकल जाएगा 4/3, पाई निकल जाने वाला है, आर क्यूब निकल जाने वाला है, जी निकल जाने वाला है, अंदर बचेगा रो माइनस सिग्मा विल बी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी, ठीक है। ये आर इसको आर स्क्वायर कर देगा, ठीक है। ये पाई को कट कर देने वाला है। मुझको क्या चाहिए, मुझको टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए v, तो मैं v को ऐसे ही कंसिडर करके रखूंगा। यहाँ पर ये 6 और ईटा को मैं नीचे लेकर के चले जाने वाला हूँ, ठीक है। वहाँ पे पहले से क्या बैठा हुआ है, वहाँ पे पहले से है 4/3 फिट अप हुआ पड़ा है, पाई कट चुके हैं, हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर है, हमारे पास यहाँ पे क्या बचा हुआ है, g बचा हुआ है, और हमारे पास 6 बचा हुआ है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2/3, 3 = 9, आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा विल बी इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी v। टर्मिनल वेलोसिटी ये फॉर्मूला हमको देखने को मिलेगा। एक छोटा सा इसके अंदर ये भी ऐड होने वाला, सिग्मा माइनस ये वैल्यू अभी यहाँ पे रह गई है, वी विल बी सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा, रो माइनस सिग्मा यहाँ पे रह जाएगा। इतने वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके हम लोग इजीली इस बात को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ईटा अगर मुझको यहाँ पे निकालना हो टर्मिनल वेलोसिटी, तो और टर्मिनल वेलोसिटी की जगह पे मुझको कोएफिशिएंट अगर निकालना हो, इसको इस पॉइंट पर रख देंगे, इसको इस पॉइंट पर रख देंगे, तुरंत ही मुझको क्या मिल जाएगी, मुझको टर्मिनल वेलोसिटी की जगह पे कोएफिशिएंट का वैल्यू फटाफट मिल जाने वाला है। तो दिस इज अबाउट स्टोक्स लॉ, ठीक है। स्टोक्स लॉ ने हमको इसके बारे में बताया कि किस तरीके से विस्कस फोर्स काम कर रहा है किसी भी सबमर्ज हो रही बॉडी पे, जो सिंक हो रही है नीचे की तरफ, वो स्पेरिकल बॉडी है। तो अभी हमने स्पीयर शेप को कंसीडर किया है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, शेप चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, डिफरेंसेस आएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी हरकतें इसके अंदर हो सकती हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमको क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेंगे। तो मैं थोड़ा देर के लिए मूव करूंगा ताकि आप लोग इसको कॉपी कर सको, और हम मूव करेंगे अब बर्नौलीज प्रिंसिपल की तरफ। चलो, होपफुली आप लोगों ने कॉपी कर लिया है इसको, और मैं इसको रब कर देता हूँ, और हम बात करने वाले हैं अभी करने जा रहे हैं और करने वाले हैं, मिक्स हो गए एक साथ में ही, नई वोकैबुलरी बन गई। बात करने वाले हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में। अब बर्नौली ने क्या बोला,
बर्नौलीज के प्रिंसिपल, बर्नौलीज के इक्वेशन के ऊपर बात करने वाले। तो बर्नौली ने क्या बोला कि ये जो भी पानी में से फ्लो लेकर के जा रहे हो, ये पाइप जो बिछाने वाले हो, ये एक लेवल तो होगी नहीं, ठीक है, कहीं ऊपर होगी कहीं नीचे होगी, ऑब्वियस है, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि कहीं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, कहीं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई एक ऐसी पाइप है जिसका मुंह इस तरफ इतना बड़ा है, इधर आने के बाद ऐसा टेढ़ी मेढ़ी आई हुई है, और इधर आने के बाद इसका जो सेक्शन है उसका साइज़ क्या हो जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक है। एक रेफरेंस पॉइंट से कंसिडर करूँ तो ये वाला पॉइंट जो है हाइट पे है H1 और ये वाला जो है हाइट पे है H2, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पर कुछ और पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे कुछ और हाइट होगा, यहाँ पे कुछ और हाइट होगा, यहाँ पे कुछ और एरिया है क्रॉस सेक्शन का, यहाँ पे कुछ और एरिया है क्रॉस सेक्शन का, जिसको मैं नाम दे देता हूँ A1। यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा है उसका नाम दे देता हूँ P1। यहाँ पे जो प्रेशर, अरे यार गड़बड़ हो रहा है बहुत, यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा है उसको नाम दे देता हूँ P1, वहाँ पे जो प्रेशर बन रहा है उसको नाम दे देता हूँ P2। एक छोटा सेक्शन यहाँ पे कंसिडर करता हूँ जिसका डिस्टेंस एक पाइप का थोड़ा दूर, इतना पाइप ऐसे लंबी चली आ रही ना, ऐसे पाइप के एक छोटे हिस्से को कंसिडर करता हूँ जिसका डिस्टेंस को नाम दे देता हूँ D1। यहाँ से इस डिस्टेंस को नाम दे देता हूँ D2, ठीक है। इतनी बातें तो जनरली मुझको समझ में आती है, पर यहाँ पे फोर्स डेवलप हो रहा होगा प्रेशर की वजह से, F1 इज इक्वल्स टू P1 इंटू A1। यहाँ पे फोर्स डेवलप हो रहा होगा F2 इज इक्वल्स टू P2 इंटू A2। इतनी बातें यहाँ पे हो रही हैं, जनरल साधारण बातें, कुछ भी खास है नहीं, ठीक है। P2 इंटू A2, ये प्रेशर यहाँ पे, फोर्स यहाँ पे डेवलप हो रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है ना, मैंने जो फ्लूइड कंसिडर कर रखा है उसका फ्लो कैसा है, उसका फ्लो मैं बोलता हूँ कि फ्लो है स्टेडी फ्लो है और आइडियल फ्लूइड है। इसका मतलब इंटरनल फ्रिक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो किसी भी तरह से पोटेंशियल एनर्जी के लॉस जो है वो इंटरनल फ्रिक्शन में, वहाँ पे से कुछ पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है इसको इस पॉइंट पे, तो नीचे फ्लो होने के दौरान अंदर फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि फ्लूइड कैसा है मेरा, फ्लूइड मैंने आइडियल कंसिडर करके रखा हुआ है, इस वजह से किसी भी इंटरनल फ्रिक्शन का लॉस नहीं होगा। फ्लूइड मेरा स्टेडी है। फ्लूइड अगर मेरा स्टेडी है तो मुझको एक बात समझ में आती है कि मेरा जो कुछ भी फ्लूइड फ्लो होने वाला है, समझो, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जितना भी वॉल्यूम होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में भी उतना वॉल्यूम होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कंसिडर करने की कोशिश करता हूँ तो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाने वाला है, एरिया A1 इंटू D1 विल बी इक्वल टू एरिया A2 इंटू D2, एरिया इंटू हाइट मतलब इतने हिस्से का वॉल्यूम, एंड एरिया इंटू हाइट मतलब इतने हिस्से का वॉल्यूम। सीधी भाषा में इसका अगर एरिया ज़्यादा है तो इसका D2 का वैल्यू थोड़ा सा क्या हो जाने वाला, कम होने वाला। लेकिन दोनों से मुझको एक बात समझ में आती है कि जो चेंज होगा वॉल्यूम के अंदर, इधर जितना वॉल्यूम रहेगा इधर भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा, क्योंकि मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो है प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी दुनियादारी वो कांस्टेंट रहने वाली है हर सेक्शन पे, क्योंकि मेरा फ्लो कैसा है, मेरा फ्लो स्टेडी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं वर्क डन फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, मैं अब ये बात बोल रहा हूँ, अगर मैं ये बोलता हूँ कि इधर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी काम कर रही है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी काम कर रही है, ठीक, ये सब बातें समझ में आएंगी थोड़ी देर के लिए। और फ्लूइड का प्रेशर हो गया, या फिर एक तरीके से ऐसा बोलो कि इसके अंदर जो फ्रिक्शन हो रहा है वो फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन हो गया, ये सारी चीज़ों को मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, ये बातें मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वर्क डन कैन बी डिफरेंस, मतलब मैं नेटवर्क अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा तो नेटवर्क एट 1, नेटवर्क एट 2, एक्चुअली नेटवर्क एट 2 एट नेटवर्क एट 1, दोनों पॉइंट के ऊपर जो वर्क का डिफरेंस होगा, इधर जितना वर्क हुआ है इतना जितना वर्क हुआ है, वो मुझको क्या दे देगा, इसकी वजह से नेटवर्क दे देने वाला है। दैट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F1 इंटू D1 माइनस F2 इंटू D2 बोल सकता हूँ। फोर्स कैन बी, फोर्स के रिलेटेड है प्रेशर P1 A1 इंटू D1 माइनस P2 A2 इंटू D2। ये बात यहाँ पे क्या हो सकती है, लिखी जा सकती है। A1 D1 को ध्यान से देखने की कोशिश करो, एरिया इंटू हाइट मुझको क्या दे देने वाला है, वॉल्यूम 1 P1 V1 माइनस P2 V2। अब V1 और V2 तो एक दूसरे को सेम ही है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू dV। तो इसकी वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि वर्क डन इज P1 V1, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि प्रेशर एट 1 माइनस प्रेशर एट 2 इंटू dV। ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बन चुका है मेरा, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 मैंने बना लिया है, ठीक है। अब मैकेनिकल सिस्टम होने की वजह से मैंने थोड़ी देर में पहले तुमको बताया था कि वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन को क्या लिखा जा सकता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
इंटू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर करूँ सिर्फ एट पॉइंट 1, इस पॉइंट पे कंसिडर करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, हाफ mv²। वेलोसिटी इधर कितनी है, 1, ठीक है। मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम एट पॉइंट 1 इंटू वेलोसिटी 1 का स्क्वायर। वेलोसिटी है, ठीक है, एक वेलोसिटी है v1 और एक वॉल्यूम है v1, दोनों को लेकर के कंफ्यूज होना नहीं है। अब वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम को मैं फिर से लिख सकता हूँ हाफ इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ a1 d1 इंटू v1 का स्क्वायर, a1 d1 इंटू v1 का स्क्वायर। और a1 d1 इंटू v1 का स्क्वायर मुझको ऐसा फील होने लगा है अब धीरे धीरे कि वो क्या है, बेसिकली नथिंग बट दैट इज dv, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, मैं लिख सकता हूँ dv इंटू v1 का स्क्वायर रो, इधर क्या बैठा हुआ है हाफ, इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1। इसको अगर ध्यान से देखो तो ये काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 है, करेक्ट है। अब काइनेटिक एनर्जी अगर ये 1 पे है तो काइनेटिक एनर्जी 2 के ऊपर अगर मुझको देखनी होगी तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 मुझको दे देने वाली है हाफ इंटू रो इंटू डी वी की जगह पे फिर से डी वी रहेगा और वो क्या हो जाएगा v2 का स्क्वायर। अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के पीछे भागूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, हाफ इंटू रो इंटू डी वी वी1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, दैट इज v1 एंड v2 आर वेलोसिटीज एट पॉइंट 1 एंड एट पॉइंट 2। इसके ऊपर जो भी वेलोसिटी है 1 और इसके ऊपर जो भी वेलोसिटी है उसको मैं नाम दे रहा हूँ 2, ठीक है। दो वेलोसिटीज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये मुझको मिल गया है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के लिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए। मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, h को मैं लिख सकता हूँ h1 फॉर केस 1। पोटेंशियल एनर्जी, मास को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू h1। फिर से पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ a1 इंटू d1 g टाइम्स ऑफ h1। इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ dv, फिर से dv इंटू डेंसिटी आगे बैठा हुआ है g वैसा का वैसा ही है h1। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 फर्स्ट वाले सेक्शन में। अगर मैं ऐसे ही बोल दूँ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट, क्या गिरा भाई, एट पॉइंट 2, वो क्या बन जाएगा, डेंसिटी इंटू डी वी इंटू जी h2। डिफरेंस किसका है, h2 का। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी का चेंज अगर मैं देखने की कोशिश करूँगा बोल सकता हूँ डेंसिटी इंटू डी वी इंटू ग्रेविटी इंटू h1 माइनस h2, पॉइंट 1 पे और h2 के ऊपर जो भी डिफरेंस है उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे किया जा सकता है। अब थोड़ा सा और पीछे सरकने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वर्क डन की हाल क्या। अब ये मेरा वर्क डन है, ये मैंने यहाँ पे डाला, ये वैल्यू को मैं उठा करके इसके जगह पे रख सकता हूँ, करेक्ट है। ये वैल्यू को मैं इसके जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का चेंज जहाँ पे हो रहा है उसकी जगह पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है उसकी जगह पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। होपफुली आप लोग इसको कॉपी कर लियो क्योंकि मुझको थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। ये इतना हिस्सा इरेज करूँगा, ठीक है। कैसे मैंने डिराइव किया उसको वो मैं इरेज करूँगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रहने दूँगा, ठीक है। अब वर्क तो मैं इधर लिख सकता हूँ P1 माइनस P2 टाइम्स ऑफ डेल्टा V इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी पे ध्यान देना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ रो डेल्टा V, वेलोसिटी 1 का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी 2 का स्क्वायर, वेलोसिटी है कंफ्यूज नहीं होना, प्लस रो इंटू डी, ठीक है। एक मिनट, dv है, रो इंटू डी वी जी टाइम्स ऑफ h1 माइनस h2 में यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये dv को यहाँ से अगर मैं हटाता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में dv, यहाँ पे भी आ जाएगा डिनोमिनेटर में dv। वो इसको काट देने वाला, इसको काट देने वाला, इसको कट कर देने वाला, इसको कट कर देने वाला। मैं लिख सकता हूँ कि P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर प्लस रो G इंटू H1 माइनस H2, ठीक है। इसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, इसी इक्वेशन को बोला जाता है बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। इसको बर्नौलीज इक्वेशन बोला जाता है। इसके फॉर्म है और भी, अभी फिलहाल मैं तुमको जो बता रहा हूँ उसको समझना ध्यान से, बहुत डिटेल्ड इक्वेशन है, इसको बर्नौलीज इक्वेशन बोला जाता है। इस केस में इस पार्ट को जो लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा हुआ है इसको बोला जाता है प्रेशर हेड। इसको क्या बोला जाता है,
प्रेशर हेड, ये इक्वालिटी के इस तरफ राइट हैंड साइड में दोनों जो पार्ट बैठे हुए, ठीक है। प्रेशर है तो ये कैसे इस टर्म्स में जा रहा है वो मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको क्या बोला जाएगा, इसको प्रेशर हेड बोला जाता है। नेक्स्ट तुम लोग इसके अंदर आगे जो चीज़ें देख रहे हो, एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा सा वेरीफाई करूँगा, ठीक है, करेक्ट है। इसको क्या बोला जाएगा, इसको वेलोसिटी हेड बोला जाएगा, ठीक है, इसको बोला जाएगा वेलोसिटी हेड। इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हेड बोलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हेड बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अगर तुम लोग इस बात को समझने में थोड़ी सी मुश्किल ले रहे हो तो इसको प्रेशर एनर्जी बोला जा रहा था जब ये इस केस में था, तब इसको प्रेशर एनर्जी, इसको काइनेटिक एनर्जी, इसको पोटेंशियल एनर्जी, इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे इसको क्या बोला जाता था, इसको प्रेशर एनर्जी बोला जाता था। दोनों साइड पे अगर तुम यूनिट निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे हमेशा तुमको आंसर इस साइड भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में मिलेगा, और यहाँ पर भी इन दोनों को भी डायमेंशनल एनालिसिस जानते हो, ऐड नहीं होते यूनिट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर ही मिलने वाली है। इस वजह से इसको प्रेशर एनर्जी बोला जाता है, इसको वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी बोला जाएगा, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला जाएगा जब वॉल्यूम को कंसिडर किया हुआ होगा तब। दिस इज बर्नौलीज प्रिंसिपल, या फिर इसको बर्नौली का इक्वेशन बोला जाता है। अब बर्नौली के इक्वेशन में क्या है ना, किसी एक पॉइंट पे कंसिडर करोगे, सिर्फ सब प्रेशर 1 पे कंसिडर करोगे तो P1 P2 के बजाय क्या हो जाएगा, सिर्फ P1 हो जाने वाला है। यहाँ पे हाफ रो क्या बचेगा, सिर्फ V1 का स्क्वायर बचेगा, इधर G सिर्फ क्या बच जाने वाला है, H1 बच जाने वाला है। तो इधर से एक छोटा सा कंसेप्ट और भी आ जाता है कि ये जो वैल्यू है, उन लोगों ने बताया कि फ्लो कैसा है हमारा, फ्लो हमारा कंटिन्यूसली स्टेडी है। फ्लूइड हमने कैसा यूज किया हुआ है, फ्लूइड हम लोगों ने आइडियल यूज किया हुआ है। तो एट पॉइंट 1 अगर मैं कंसिडर करता हूं तो प्रेशर एट पॉइंट 1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कैसा हो जाता है, कंटिन्यूसली कांस्टेंट हो जाता है। अगर मैं P2 को कंसिडर करूं तो P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर वेलोसिटी है प्लस रो G हाइट H2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर मैं इसको ऐसे डिराइव कर दूं तो P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो G H1 विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो G H2, और ऐसे ये आगे हर एक पॉइंट पे सेम होते चले जाएगा। तो अगर एक फ्लो है कहीं पर भी, एक पाइप का एक सेक्शन है, ऐसे मूव करके पाइप एक दूसरे सेक्शन पे गई है, इस पॉइंट पे तुमको प्रेशर पता हो, इस पॉइंट पे तुमको प्रेशर की वेलोसिटी पता हो, और ये कितने हाइट पर है ये पता हो, ध्यान देना। तो दूसरे पॉइंट पे अगर तुमको प्रेशर बता दिया गया है, दूसरे पॉइंट पे तुमको वेलोसिटी बता दी जाए, तो दूसरे पॉइंट पे तुम क्या फाइंड आउट कर लोगे फटाक से, H2 फाइंड आउट कर लोगे। बड़ा सिंपल है, क्योंकि वाटर जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी यहाँ पे भी वही है, वहाँ पे भी वही है, ठीक है। ग्रेविटी जो यहाँ पे लग रही है, ग्रेविटी यहाँ पे भी वही लग रही है। तो तुमको क्वेश्चंस के अंदर क्या किया जाता है कि एक सेक्शन पॉइंट 1 पे पैरामीटर्स बताए जाते हैं, पॉइंट 2 के पैरामीटर्स बताए जाते हैं, और इन 6 पैरामीटर 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक पैरामीटर जो होता है वो मिसिंग होता है। जैसे यहाँ पे मैं तुमको प्रेशर बताऊं, वहाँ पे प्रेशर बता दूं, यहाँ पे वेलोसिटी बता दूं, वहाँ पे वेलोसिटी बता दूं, उसके बाद यहाँ पे हाइट का डिफरेंस बता दूं रेफरेंस पॉइंट से, और यहाँ पे हाइट का डिफरेंस बता दूं रेफरेंस पॉइंट से, तुम फटाक से, या फिर यहाँ पे हाइट का डिफरेंस ना बताऊं, यहाँ पे हाइट बता दूं कितना है रेफरेंस से, और यहाँ पे हाइट ना बताऊं, तो तुम ये इक्वेशन डाल करके बड़े आसानी से इसको क्या कर ले जाओगे, सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। बहुत सिंपल इक्वेशंस होते हैं, आसानी से इनको सॉल्व किया जा सकता है। सो होपफुली आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया है, देख लिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर बस इतनी ही सारी बातें हैं जिनको आपको कंसिडर करना है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को यूज़ करने के लिए हमको कंटिन्यूटी इक्वेशन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एग्जांपल्स में हम कंटिन्यूटी इक्वेशन और इसको एक साथ करके देखने वाले हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेज में हम उसको कंसिडर करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए और बर्नौली तक के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए बाय बाय।